मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का मैं आलोक कुमार दृष्टि टीम की तरफ से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का विश्लेषण करने के दौरान कई छात्रों का यह सुझाव आया जो काफी समयोचित है कि सर, मुख्य रूप में हम लोगों को मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस एग्जामिनेशन के प्रश्नों के उत्तर लेखन के संबंध में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यदि उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी आप एक अच्छी तैयारी की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। आपके सुझावों को तहे दिल से स्वीकार करते हुए आप सभी छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के विश्लेषण के कार्यक्रम को YouTube पर हम लोग पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग यह जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग होती है और सामान्य तौर पर एक सजग, जागरूक और एक मेहनती छात्र प्रारंभिक परीक्षा को स्व अध्याय के माध्यम से भी क्रैक कर सकता है, क्लियर कर सकता है। किसी भी प्रकार की परेशानी की स्थिति में दृष्टि टीम प्रत्येक कदम पर आपके साथ उपस्थित है और आपके लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आप शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो सकें। साथ ही साथ दृष्टि टीम की यह शुभकामना भी है कि आप न सिर्फ परीक्षा में सफल हो सकें बल्कि परीक्षा में टॉप रैंक्स को सुनिश्चित करने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भी टॉप रैंक्स पर चयनित हो सकें और अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आप वह उद्देश्य को प्राप्त कर सकें जिसे प्राप्त करना भारत के हर युवा अभ्यर्थियों का सपना होता है। आपने सपनों को देखा है और उस सपने को सच करने के लिए आप दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और आपके इस परिश्रम में आपके साथ आपके सहयोगी के रूप में, आपके मार्गदर्शक के रूप में टीम दृष्टि आपके साथ निरंतर खड़ा है। तो चलिए, आज से हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के विश्लेषण की श्रृंखला को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम जनरल स्टडीज पेपर 2 के सेक्शन 1 के अंतर्गत या सेक्शन ए के अंतर्गत भारतीय राज्यव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के विश्लेषण से इस श्रृंखला की आज हम लोग शुरुआत करते हैं और उसके पश्चात एक एक कर जनरल स्टडीज के डिफरेंट पेपर्स के डिफरेंट सेक्शंस के लिए हमारी टीम आपके समक्ष उपस्थित होती रहेगी। मुख्यतः जहां प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस क्वालिफाइंग होते हैं वहीं मेंस एग्जामिनेशन में आपको हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करने या अटेन करने की स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में आप कितना भी अंक ले आए, वह आपके अंतिम सफलता या अंतिम चयन में आपके रैंक को सिक्योर नहीं करता है, चूंकि वह क्वालिफाइंग है। लेकिन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होंगे, इसलिए मेंस और इंटरव्यू दोनों में ही आपकी स्ट्रेटजी हाईएस्ट मार्क्स को गेन करना है। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ किताबों की सहायता से मुख्य परीक्षा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए गाइडेंस की आपको बहुत ही सख्त आवश्यकता है। वस्तुतः किताबों को पढ़कर यह स्पष्ट नहीं होता
कि आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में हमें क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, किस प्रकार से तथ्यों का समावेश करना चाहिए, अवधारणाओं का प्रयोग कहां पर किया जाना चाहिए, ताकि आप उच्चतम अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें। मेंस एग्जामिनेशन आपकी मौलिकता, आपकी विशिष्टता, आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता, आपकी भाषा शैली और भाषा शैली को प्रस्तुत करने की आपकी कला के ऊपर उच्चतम अंक प्राप्ति को सुनिश्चित करना सिखाता है। किताबों को पढ़कर इस मौलिकता, इस विशिष्टता का विकास नहीं किया जा सकता है। हां, लेकिन मार्गदर्शक के संपर्क में, सतत संपर्क में रहकर एक बेहतर उत्तर लेखन क्षमता का विकास किया जा सकता है और मुख्य परीक्षा में अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज किया जा सकता है। मैं इस अवधारणा, इस विश्वास, इस संकल्प के आधार पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और दिशा निर्देश दिया जा सके और आप उच्चतम अंक प्राप्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में अग्रसर हो सकें। डियर फ्रेंड्स, हम लोग अपनी बातचीत को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं एक स्लाइड जोड़ता हूं। अपनी बातचीत हम लोग जनरल स्टडीज पेपर 2 सेक्शन ए पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के संदर्भ और स्पष्टतः यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड के प्रश्नों पर उत्तर लेखन की कला के विकास के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मेंस के प्रश्न पर हम लोग बातचीत करें, इसके पहले कुछ मौलिक बातचीत मैं करना आवश्यक समझता हूं। सबसे पहले तो आपको यह जानने की जरूरत है कि भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से या एमपीपीएससी में कुल मिलाकर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम प्रकार का जो प्रश्न है वह 15 से 20 शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है। यह 3 अंक वाले प्रश्न हैं। 15 से 20 शब्दों में आपको अपना उत्तर प्रस्तुत करना होता है। दूसरे प्रकार का प्रश्न 100 शब्दों में आपको अपना उत्तर प्रस्तुत करना है और यह 6 अंक का होता है। और तीसरे प्रकार का प्रश्न 300 शब्दों में आपको इसका उत्तर प्रस्तुत करना है और यह 15 अंक का होता है। आप लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि जितना लंबा उत्तर प्रस्तुत किया जाए आपके लिए उतनी अधिक सहूलियत होती है, लेकिन जितना छोटा उत्तर प्रस्तुत करने के लिए आपसे कहा जाए आपके लिए कठिनाई का स्तर उतना ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि टू द पॉइंट आप कैसे अपना आंसर प्रेजेंट करें कि आपको अधिकतम अंक मिल सके। इस संदर्भ में आपको इस रणनीति को भी समझना चाहिए कि कम शब्दों वाले प्रश्न में
अधिकतम अंक को सिक्योर किया जा सकता है, मैक्सिमम मार्क्स को अटेन किया जा सकता है। जैसे 3 अंक वाले जो प्रश्न है जिसमें 15 से 20 शब्द लिखना है, अगर आपने एप्रोप्रिएट आंसर लिखा तो 3 में 3 आपको मिल सकता है। 100 शब्दों वाले में 6 में 5 अंक को आराम से प्राप्त किया जा सकता है, और जो 15 अंक हैं इसमें 12 अंक लाया जा सकता है। मैं अधिकतम की बात कर रहा हूं। इसमें 5 अंक लाया जा सकता है, इसमें 12 अंक लाया जा सकता है, और इसमें 3 में 3 अंक लाया जा सकता है। अर्थात जितना छोटा प्रश्न पूछा जाए उसमें मैथमेटिकल मार्क्स आता है। जैसे गणित में आप यदि टू दी पॉइंट आंसर देते हैं, आंसर आपका सही है, तो उसमें 100% मार्क्स मिलता है। ठीक इसी प्रकार ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट अर्थात कला विषयक विषयों में जो छोटे प्रश्न हैं 15 से 20 शब्दों वाले, उसमें मैथमेटिकली मार्क्स को अटेन किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस रणनीति को समझें, इस योजना को समझें, इसके अनुरूप अपनी तैयारी को एक शेप देने का प्रयास करें। अब सबसे पहले आज मैं चर्चा करना चाहता हूं 3 अंक वाले प्रश्न अर्थात 15 से 20 शब्दों में पूछे जाने वाले प्रश्नों का सटीक उत्तर लेखन, बेहतर उत्तर लेखन या उत्कृष्ट उत्तर लेखन कैसे संभव है, जिससे कि आपको 3 में से 3 अंक मिल सके। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यह सुझाव देना चाहूंगा, एक और स्लाइड जोड़ता हूं। 3 अंक वाले प्रश्नों अर्थात 15 से 20 शब्दों वाले प्रश्नों के उत्तर लेखन की बेहतर रणनीति व तकनीकी क्या हो सकती है और आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं, ताकि आप भी मैथमेटिकली मार्क्स को गेन कर सके और अपने सिलेक्शन को न सिर्फ सिक्योर करें बल्कि टॉप रैंक पर आप चयनित होने में सक्षम हो सकें। जब आप सफल हो जाएं तो दृष्टि टीम को याद रखें और आलोक कुमार को भी याद रखें साथ साथ में, और ऐसा आप निश्चित रूप से करेंगे। चलिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को विभिन्न खंडों और उपखंडों में आपको विभाजित करना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं उसमें सटीक उत्तर लेखन, टू दी पॉइंट उत्तर लेखन तभी किया जा सकता है जब आप विभिन्न खंडों या विभिन्न उपखंडों में विद्यमान उसके केंद्रीय विषय वस्तु की स्पष्ट समझ रखते हो। पहली बात, प्रत्येक टॉपिक को विभिन्न खंडों या उपखंडों में विभाजित कर उससे संबंधित सभी आयामों
अर्थात डायमेंशंस, पक्षों अर्थात एस्पेक्ट्स, पहलुओं अर्थात फेसेट्स की समझ को विकसित करें। इसमें विद्यमान केंद्रीय विषय वस्तु, सेंट्रल थीम जो है, केंद्रीय विषय वस्तु की समझ को विकसित करने का प्रयास करें। पहली आवश्यकता यह है। मुख्य परीक्षा में बेहतर उत्तर लेखन बहुत अधिक पढ़ने से आप विकसित नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपने कम भी पढ़ा हो लेकिन आपकी बेहतर समझ हो, आपकी अवधारणात्मक स्पष्टता हो, जो भी कॉन्सेप्ट से हैं वो बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टली क्लियर। सबसे पहले विषय वस्तु की समझ, अवधारणात्मक स्पष्टता अर्थात कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके बाद आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता अर्थात एनालिटिकल स्किल आपके पास होना चाहिए। अर्थात इस तरह से टॉपिक को पढ़ने के पश्चात आपके पास कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को आपको पूरा करना चाहिए। पहली बात, विषय वस्तु की समझ, विषय वस्तु की समझ। दूसरी, अवधारणात्मक स्पष्टता। तथा विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास आपको बेहतर उत्तर लेखन की ओर ले जाएगा। बेहतर उत्तर लेखन की ओर ले जाएगा। इसके साथ साथ बहुत अधिक डिसाइडिंग है अर्थात निर्णायक है, वह है प्रस्तुतिकरण की कला। इस कला का विकास यदि ना हो तो आपने जो अपनी समझ, अपनी अवधारणा या अपनी विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास किया है, उसका बेहतर प्रेजेंटेशन आप नहीं कर पाएंगे, अर्थात प्रस्तुतिकरण आप नहीं कर पाएंगे। अर्थात इन्हें बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतिकरण की कला का विकास, प्रेजेंटेशन आर्ट को डेवलप करना है आपको। यह दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसको मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त एक बेहतर भाषा शैली, बेहतर औपचारिक मतलब अखबारी भाषा ना हो, बोलचाल की भाषा ना हो, आम बोलचाल की भाषा। जैसे हम लोग अपने घर परिवार, अपने दोस्तों, कॉलेज, स्कूल इत्यादि में बातचीत के दौरान यूज करते हैं, वो अखबारी भाषा ना हो, वह सामान्य भाषा ना हो, वह अनौपचारिक भाषा ना हो, वह आम बोलचाल की भाषा ना हो। बेहतर औपचारिक व आकर्षक, भाषा शैली। भाषा शैली में प्रवाह का ध्यान रखें। भाषा शैली में प्रवाह मतलब फ्लो, प्रवाह का ध्यान रखें। इससे क्या होगा? इससे प्रस्तुतिकरण बेहतर होगा, आकर्षक होगा,
औपचारिक भाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज, जो किताबों में हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मौलिकता का तत्व हो। यह बात बड़ा ध्यान में रखें, मतलब रटी रटाई बात नहीं करनी है, इसमें मौलिकता हो। मतलब किताबी भाषा ना हो, रटी रटाई भाषा ना हो, अखबारी भाषा ना हो, मौलिकता हो, अर्थात वह आपकी अपनी भाषा शैली हो, अपनी भाषा शैली। यह आपके उत्तर को विशिष्टता प्रदान करती है। यह परीक्षक को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब 15 से 20 शब्दों के उत्तर लेखन का अभ्यास आपको किस प्रकार करना है? तो सामान्य तौर पर छात्रों में मैंने यह प्रवृत्ति देखी है कि 15 से 20 शब्दों में वो स्ट्रिक्टली जब अभ्यास करते हैं तो 15 से 20 शब्द को ही यूज करते हैं। नहीं, जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात, अब मैं कुछ और बातों को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, यह फर्स्ट पॉइंट था, यह सेकंड पॉइंट था, यह थर्ड पॉइंट था, यह फोर्थ पॉइंट था। पांचवें पॉइंट में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं और इस बात को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं कि पांचवी आवश्यकता क्या है। 15 से 20 शब्दों वाले प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास कम से कम 25 से 40 शब्दों में करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तब जाकर एग्जामिनेशन हॉल में आप 20 से 25 शब्दों में अपना बेहतर, सटीक और जो प्रश्न की मांग है उसको पूरा कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप 15 से 20 शब्दों में ही स्ट्रिक्टली अभ्यास करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में 10 शब्द लिखते लिखते आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तब आपको अभ्यास करना है, जिसके अंतर्गत आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहली बात, पांचवें पॉइंट में प्रश्न की मांग के अनुरूप, प्रत्येक प्रश्न की अपनी एक डिमांड है, उसकी मांग के अनुरूप समुचित उत्तर लेखन। समुचित मतलब सफिशिएंट होना चाहिए, उत्तर लेखन होना चाहिए। अर्थात जो आप उत्तर दे रहे हैं वह प्रश्न की मांग को पूरा करता हो। और इसके लिए 15 से 20 शब्दों वाले प्रश्न का उत्तर लेखन 20 से 25 शब्दों में करना चाहिए। इसके लिए पंद्रह से 20 शब्दों वाले प्रश्नों का उत्तर लेखन 20 से 25 शब्दों में किया जाना चाहिए। तभी आप 3 में 3 अंक प्राप्त कर पाएंगे। और सातवीं बात, अभ्यास करते समय प्रयास करें कि आप 25 से 40 शब्दों में प्रश्न से संबंधित पूरी मांग को आप समायोजित करने का प्रयास करें। उत्तर लेखन अभ्यास के समय, उत्तर लेखन अभ्यास के समय आपको 25 से 35 शब्द में उत्तर लेखन
की आवश्यकता को समायोजित करना है। समायोजित करना है। जब आप 25 से 35 शब्दों में उत्तर को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाके एग्जामिनेशन हॉल में यह 20 से 25 शब्दों में प्रश्न की मांग को संपूर्ण तरीके से एड्रेस कर पाएगा और तब 3 में 3 अंक आपको मिल पाएगा। यदि आप 15 से 20 शब्द या मैक्सिमम 20, 22 या 25 शब्द में अपना उत्तर लेखन का अभ्यास करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में यह घट करके 10 से 15, 16, 17 शब्द हो जाएगा और पता यह चलेगा कि प्रश्न की जो मांग है उसको यह पूर्ण रूप में एड्रेस नहीं कर पाया या सटीक रूप में उस बात को लिख नहीं पाए आप। इसलिए ध्यान यह होना चाहिए कि 2, 4, 5 शब्द बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रश्न की पूरी मांग पर आपको उत्तर लेखन करना चाहिए। यदि अभ्यास आप 25 से 35 शब्द में करेंगे तब एग्जामिनेशन हॉल में आप 20 से 25 शब्दों में अपना उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। इस संदर्भ में एक अन्य बात को भी मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि अपने अनुभव से हमने देखा है कि छात्र 15 से 20 शब्दों की काउंटिंग कैसे करते हैं। काउंटिंग में गलतियां आप लोग करते हैं। कहते हैं कि जब आप प्रेसी राइटिंग करते हैं, प्रेसिस जिसे संक्षेपण हम लोग कहते हैं, उसमें एक नियम है। नियम यह है कि जब हम शब्दों को काउंट कर उसका 1/3 पार्ट लिखते हैं तो उसको लिखने के समय और उस शब्दों को काउंट करने के समय सहायक क्रियाओं को, लिंकिंग वर्ड्स को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। जैसे है, में, पर, किंतु, परंतु, और, यह सब शामिल नहीं होता है। यदि आपने किसी शब्द में और लगा दिया या तथा लगा दिया, इसका मतलब है कि तथा के पहले जो शब्द आपने लिखा और तथा के बाद जो शब्द आपने लिखा, यह पूरा शब्द एक शब्द काउंट होता है। में, पर, किंतु, परंतु, और इत्यादि सहायक शब्द की गणना नहीं की जाती। अभी हम लोग बातचीत भी करेंगे और आपको स्पष्ट रूप में समझाएंगे कि कैसे हम काउंटिंग करेंगे। इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आप बेहतर उत्तर लेखन की क्षमता को अवश्यम भावी रूप से विकसित कर पाएंगे। अब कुछ सुझाव उत्तर लेखन के अंतर्गत बेहतर अंक को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, विशेषकर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों में, उस पर मैं थोड़ा अलग से आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूं। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और 8वें नंबर का पॉइंट लेते हैं। पहली बात, यहां पर पहली बात यह समझिए, राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लेखन में संबंधित अनुच्छेद संविधान संशोधन को रेफर करते हुए अर्थात संदर्भित करते हुए उत्तर लेखन को
तकनीकी दिशा दी जा सकती है और उसे विशिष्ट बनाया जा सकता है, और उसे विशिष्ट बनाया जा सकता है। जब भी आप मुख्य परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्ति के विषय में सोच रहे हैं, लास्ट पॉइंट में मैं आपके समक्ष कुछ और सुझाव रखना चाहता हूं, 9th पॉइंट में, कि जब भी आप मेंस एग्जामिनेशन के प्रश्नों को लिखने की सोच रहे हैं तो आपको यह सोचना है, और यह सोच ही आपको लीड देगी कि दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में आप उत्कृष्ट कैसे हो सकते हैं, मौलिक कैसे हो सकते हैं और विशिष्ट कैसे हो सकते हैं, अर्थात यूनिकनेस। अन्य अभ्यर्थियों से आप अलग हैं, आपका उत्तर अलग है, बेहतर है और उत्कृष्ट है। यह सबसे पहले आपको अपने मन मस्तिष्क में इस विचार को डालना है कि मैं कैसे उत्तर लेखन करूं। प्रत्येक उत्तर पर आपको सोचने की जरूरत है। और क्या सोचना है कि मैं उत्कृष्ट उत्तर कैसे लिख सकता हूं। उत्कृष्ट मीन्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंट, अर्थात उत्कृष्टता की सोच ही आपको लीड दिलाएगी, मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगी, हाईएस्ट स्कोर दिलाएगी। उत्कृष्टता, एक्सीलेंस। दूसरी बात, मौलिकता और विशिष्टता। मौलिकता व विशिष्टता। मौलिकता का अर्थ सिर्फ इतना है कि रटी रटाई बात नहीं, किताबी बात नहीं, बल्कि अपनी बात। यह मेंस एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है और यह आपको दूसरों से अलग भी बनाता है। साथ ही साथ विशिष्टता का मतलब होता है उत्तर कुछ इस प्रकार लिखें कि आपका उत्तर हजारों कॉपियों में से स्पष्टतः परीक्षक के सामने जाके अलग हो जाए। परीक्षक को लगे कि नहीं, इसने तो बड़ा ही यूनिक किया है, बड़ा ही बेहतर किया है, ऐसा तो मैं भी सोच नहीं सकता। तब जाकर वह आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर देने के लिए बाध्य हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप और सिर्फ आप, आपकी उत्कृष्ट, मौलिक और विशिष्ट सोच ही परीक्षक को बाध्य कर सकता है कि वह आपको मैक्सिमम मार्क्स दे। इसलिए मैं कहता हूं कि ओनली एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल to attract the examiner's point of view, अर्थात आपको ऐसा उत्तर लिखना है जो परीक्षक को आकर्षित कर सके, उसको आपके संबंध में एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण बनाना है आपके उत्तर को पढ़ने के पश्चात। तो डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आप उत्तरदायी हैं जो परीक्षक को अपने उत्तर से प्रभावित करेंगे और उसे अधिकतम से अधिकतम अंक देने के लिए बाध्य करेंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंपेल द एग्जामिनर टू गिव ऑप्टिमम मार्क्स। ऑप्टिमम मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूं। अर्थात सर्वोच्च से सर्वोच्च अंक देने के लिए आप उसे बाध्य कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस दिशा में पहले सोचना होगा, फिर सतत अभ्यास करना होगा, फिर सतत सुधार करना होगा, क्योंकि उत्कृष्टता का कोई आदर्श मापदंड नहीं है, कोई हाईएस्ट स्टैंडर्ड नहीं है। आप सतत इस दिशा में आगे बढ़ सके और इस दिशा में सोच सके और अपने उत्तर में उन शब्दों को ढाल सके, तो निश्चित रूप में आप बेहतर से बेहतर उत्तर लेखन क्षमता को विकसित कर सकते हैं। इसके पश्चात मैं कुछ
प्रश्नों का एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, और उन प्रश्नों के उत्तर लेखन के आधार पर आपको मैं ये बतलाने का प्रयास करना चाहूंगा कि देखिए कैसे हम उत्कृष्ट सोच के साथ, उत्कृष्ट विचार के साथ, उत्कृष्ट अवधारणा के साथ अपने उत्तर को तकनीकी बना सकते हैं और विशिष्ट भी बना सकते हैं और हाईएस्ट स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि जो बातें हमने की है थ्योरेटिकली उसे स्पष्ट किया जा सके। पहला प्रश्न 3 अंक वाले अर्थात 15 से 20 शब्दों में इसका उत्तर आपको प्रस्तुत करना है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी? तो सिंपली यह संघवाद से जुड़ा हुआ मामला है। भारतीय राज्य व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संघवाद, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंतर्गत भारतीय संघ को अर्धसंघ की संज्ञा किसने दी, अर्धसंघ की अवधारणा क्या है, इसको यदि आप यहां पर प्रस्तुत कर पाते हैं तो निश्चित रूप में आप बेहतर अंक प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, इसका मैं उत्तर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। एक आइडियल आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश विद्वान केसी वेयर ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश विद्वान केसी वेयर ने भारतीय राजव्यवस्था को अर्धसंघीय होने की संज्ञा प्रदान की, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक राजव्यवस्था की विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक राजव्यवस्था की विशेषताएं भी विद्यमान है। उदाहरण के लिए यहां पर फुल स्टॉप दे देते हैं। यहां पर फुल स्टॉप दे देते हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 3, 249, 256-57, 312, 352 से 360, एक वर्ड यहां पर लिखते हैं 360, जैसी आपातकालीन उपबंध जो केंद्र को राज्यों की तुलना में
अत्यधिक शक्तिशाली बनाती हैं। शक्तिशाली बनाती हैं। बस हमारा उत्तर कंप्लीट हो गया 15 से 20 शब्द में। अब यहां पर ध्यान में यह रखना है डियर फ्रेंड्स कि यहां पर के, यहां पर ने, यहां पर को, यहां पर की, यहां पर की, यहां पर में, की, के साथ साथ एक शब्द हो जाएगा कि, भी, हैं, के, जो, में, की और हैं, ये शब्द नहीं है। अब हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लिए भी काउंट नहीं होगा, 24 और जैसी भी काउंट नहीं होगा, 25 26 27 28 29 30 31 32। अर्थात हमने लगभग 30 शब्दों में आंसर को प्रस्तुत किया है। आप इसे और भी छोटा बना सकते हैं। जैसे सीधे सीधे आप यह लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश विद्वान केसी वेयर ने भारतीय राज्य व्यवस्था को अर्धसंघीय होने की संज्ञा प्रदान की, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक राज्य व्यवस्था को हटा सकते हैं, संघात्मक विशेषताओं इसको हटा सकते हैं, संघात्मक विशेषताओं के साथ साथ एकात्मक राज्य व्यवस्था की को भी हटा देंगे, एकात्मक विशेषताएं भी विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 3 249 256 या इसको भी हटा देते हैं, अनुच्छेद 3 249 312 और आपातकालीन उपबंध, सीधे सीधे इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सीधे सीधे आपातकालीन उपबंध। यहीं पर हम आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। यह भी हम हटा सकते हैं अगर हम कम करना चाहें तो। इसके अंतर्गत क्या है कि प्रश्न की जो कुल मांग है उसको न सिर्फ हमने स्पष्ट किया है, बल्कि उससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन को लॉजिक के साथ हमने लिखा है। अर्धसंघ की संज्ञा किसने दी? तो केसी वेयर ने दी। क्यों दी? क्योंकि संघात्मक विशेषताओं के साथ साथ इसमें एकात्मक विशेषताएं भी विद्यमान हैं, जैसे अनुच्छेद 3 249 312 और आपातकालीन उपबंध इत्यादि। बस यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान हमने आपसे कहा था कि प्रयास यह करना है जब अभ्यास करें कि 25 से 35 शब्दों के बीच में आपका उत्तर हो। कम आप कर सकते हैं, या इस तरीके से जब आप तैयार करेंगे तो स्वाभाविक रूप में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो यह अपने आप 20-22 शब्दों में वहां पर लिखा जाएगा। अर्थात इस तरीके से जब आप रेडी करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में 20-22 शब्द में आप अपना उत्तर फिनिश कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसी बात को हम दूसरे स्लाइड पर मात्र 20 शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। सीधे सीधे हम सारी बातों को हटा सकते हैं और यहां पर हम यह लिख सकते हैं कि ब्रिटिश विद्वान केसी वेयर ने भारतीय राज्य व्यवस्था को अर्धसंघीय
इसको एक शब्द बनाते हैं, अर्धसंघीय। होने की संज्ञा दी, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी विद्यमान हैं। एकात्मक विशेषताएं भी विद्यमान है। आंसर को तकनीकी बनाने के लिए, उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 3, 249, 312 तथा 352 से 360 इत्यादि। बस यहीं पर अपने उत्तर को हम समाप्त भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा उत्तर कैसे 15 से 20 शब्दों में हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 शब्दों में हमने इसी उत्तर को प्रस्तुत कर दिया। क्योंकि जब हम लगभग 25 से 30 शब्द या 25 से 35 शब्द में जब हम प्रैक्टिस करेंगे और जब हम इस प्रैक्टिस के पश्चात एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो अपने आप ये कम होके 15 से 20 शब्द में लिखाएगा और एप्रोप्रिएट लिखाएगा। यदि इस तरीके से आप अपना उत्तर प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 3 में 3 अंक मिलेगा। इसके पश्चात दूसरे प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। विशिष्टता भी आप में स्पष्ट होनी चाहिए। कैसे आप विशिष्ट बन सकते हैं? प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है। मतलब 3 प्रमुख विशेषताएं जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न के उत्तर लेखन में सीधी सी बात, आंसर हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों के साथ साथ भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। पहली बात, आंसर हम कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल शॉर्ट में, भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों के साथ साथ इतिहास, संस्कृति व राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं। हमने क्या किया कि हमने एक बेहतर और उत्कृष्ट अवधारणा का प्रतिपादन कर दिया। भारतीय संविधान पर विदेशी संविधानों के साथ साथ भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन का भी प्रभाव है। हमने एक अलग से अपनी उत्कृष्टता का प्रतिपादन किया, अपनी विशिष्टता का प्रतिपादन किया और अपनी मौलिकता का भी प्रतिपादन किया कि हमारी एक मौलिक सोच है। अब सीधी सीधी सी बात यह है कि मौलिक अधिकार, प्रस्तावना
न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि। पर अमेरिकी संविधान के प्रभावों को स्पष्टतः देखा जा सकता है। मौलिक अधिकार, या ऐसे देखें कि संविधान में मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार प्रस्तावना या उद्देशिका, न्यायिक स्वतंत्रता, आदि पर अमेरिकी संविधान के प्रभावों को स्पष्टतः देखा जा सकता है, स्पष्टतः देखा जा सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये दोनों आठ साथ ही हुआ क्योंकि वह लगा दिया है तो ये दोनों शब्द एक हो जाएगा। आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 शब्द में हमने अपने उत्तर को प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अन्य छात्रों पर अवधारणात्मक रूप से आप लीड कर गए और यह परीक्षक को अट्रैक्ट करेगा और यही आपको अधिकतम अंक दिलाएगा। एक और प्रश्न आपके सामने उदाहरण के लिए लेते हैं। लगभग प्रत्येक दिन मैं प्रयास करूंगा कि 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं या 15 से 20 शब्दों में उत्तर जिन प्रश्नों का लिखना है, वैसे 3 प्रश्नों का अभ्यास मैं प्रतिदिन आपके समक्ष करूंगा। 100 शब्द वाले जो प्रश्न हैं वो 1 या 2 प्रश्न हम डेली ले सकते हैं और 300 शब्दों वाले जो प्रश्न हैं वो 1 प्रश्न हम डेली ले सकते हैं। और उसके बेहतर उत्तर लेखन का अप्रोच क्या होना चाहिए, उस अप्रोच पर हम बातचीत भी कर सकते हैं। अब देखिए, यह बड़ा सामान्य प्रश्न पूछा गया है। संथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप एक बेटर स्टूडेंट हैं और दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में आप निश्चय ही उत्कृष्ट हैं? तो सिंपल सी बात है। वास्तविक बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिए आयंगर समिति, ब्रैकेट में लिख देंगे 1949, गोरवाला समिति, ब्रैकेट में लिख देंगे 1951, पॉल एच एपिलबी या सीधे सीधे एपिलबी समिति 1953 तथा 1962 में संथानम समिति का गठन किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भ्रष्टाचार की उभरती हुई समस्याओं के संदर्भ में एक भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र की समीक्षा व सुझाव देने के लिए 1962 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा संथानम समिति का गठन किया गया। अब इसमें जो अदर एस्पिरेंट्स लिखते हैं वो सीधे सीधे लिख देंगे कि 1962 में संथानम समिति का गठन भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र पर सुझाव देने के लिए किया गया। लेकिन आपने क्या किया कि आपने थोड़ा लिंक कर दिया बेटर अप्रोच के साथ कि भारतीय प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही विभिन्न समितियों का निर्माण किया गया। कुछ समितियों का नाम उदाहरण के रूप में, और इसी में से एक समिति संथानम समिति है।
जिसकी स्थापना 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा भ्रष्टाचार रोधी तंत्र की समीक्षा व सुझाव देने के लिए किया था। एक और बात जोड़ सकते हैं, इसी समिति के सुझाव पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया, जो 2003 में अब एक वैधानिक निकाय बन गया है। आवश्यकता के आधार पर आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन ये है, बातचीत ये है, डिस्कशन ये है। लिख सकते हैं या मैं लिख दूं? चलिए प्रयास करते हैं कि लगभग 25 शब्दों में आप अपने उत्तर को कैसे स्पेसिफिक बना सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं, विशिष्ट बना सकते हैं। आंसर स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासन को कार्यकुशल बनाने के लिए आयंगर 1949 कोमा दे दीजिएगा, आयंगर, गोरवाला ब्रैकेट में 1951, ये काउंट नहीं होता है ब्रैकेट में जो आपने लिखा 1951, एपिलबी ब्रैकेट में 1953 इत्यादि समितियों का गठन किया गया। भ्रष्टाचार की उभरती समस्या पर तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1962 में भ्रष्टाचार रोधी तंत्र पर सुझाव देने के लिए संथानम समिति का गठन किया गया। प्रश्न की आवश्यकता को आप पूरा कर चुके हैं। अब वर्ड को ध्यान में रखें, वर्ड को ध्यान में रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लगभग 25 शब्दों में हमने अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया। लगभग 22-23 शब्दों में अपना उत्तर हमने प्रस्तुत कर दिया है। प्रश्न की मांग को भी आपने एड्रेस कर दिया और उसे कॉन्सेप्ट के साथ भी लिंक कर दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय प्रशासन की कार्यकुशलता को विकसित करने के लिए, या आप दूसरे तरीके से भी चाहें तो उत्तर लिख सकते हैं। कैसे? अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से इस बात को हटा दें
मतलब जो पहली बात हमने यहां तक जो लिखा है इसको हटा दें। सीधे सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1948 में सेना के जीप खरीद घोटाले, 1957 के मुंद्रा घोटाले के परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा भ्रष्टाचार रोधी तंत्र की समीक्षा व सुझाव देने के लिए के संथानम के नेतृत्व में संथानम समिति का गठन किया। उनकी अनुशंसा पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली बात को हटा दें तो थोड़ा इधर आप डिटेल कर सकते हैं, अगर इधर आप कर्टेल कर दें तो थोड़ा इधर आप बेटर कर सकते हैं। अर्थात आपको यह सोचना है और लगातार यह सोचना है कि आपको अपना बेहतर उत्तर कैसे लिखना है ताकि आप दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक बेहतर अंक प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें और न सिर्फ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें बल्कि टॉप रैंक्स पे भी अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकें और आप अपने सपनों के अनुरूप, अपने उद्देश्य के अनुरूप जो पद आप प्राप्त करना चाहते हैं उस पद को प्राप्त कर लें। मेरी इच्छा तो यह है कि एमपीपीएससी में टॉप रैंक्स को सिक्योर करने के पश्चात एक नए लक्ष्य अर्थात यूपीएससी में सर्वोत्तम रैंक प्राप्ति के लिए भी आपको अवश्यम भावी रूप से प्रयास करना चाहिए। एमपीपीएससी और यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की एकीकृत तैयारी भी हो सकती है और यदि आप एकीकृत तैयारी करेंगे तो आपके लिए अवसर बढ़ जाएंगे। थोड़ा मेहनत अधिक करेंगे, अवसर बढ़ेंगे, सफलता की संभावना बढ़ेगी। और साथ ही साथ एमपीपीएससी के साथ साथ या उसके एकाध वर्ष के पश्चात भी यदि आप यूपीएससी की परीक्षा में टॉप रैंक्स को लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह आपके मेहनत को वास्तविक रिवार्ड मिलेगा और इस तरह से आप भारतीय युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और सिविल सेवा एक ऐसे कैरियर के रूप में है जो न सिर्फ आपको मुस्कुराने का अवसर देता है बल्कि आप अपने कैरियर के साथ साथ दूसरे लोगों के भविष्य में भी ऐसे कई सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे जिसके आधार पर आप भारतीय युवा छात्रों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकेंगे। आप सभी छात्रों को हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद ताकि आप जल्द से जल्द अपने उद्देश्य प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू।